अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओवर द फेंस और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, बयानिया और बयानिया, ये बयानिए का सिलसिला शुरू हुए पिछले 8 साल हो चुके हैं और बयानियों पर ही पहले नज़रियाती बातें होती थी, नज़रियाती जमातें, सियासी जमातें, अब होता है बयानिया और सिर्फ बयानिया। ये 8 साल जो सियासी सफ़र है और तारीख़ है, इसमें क्यों बयानिए का जिक्र बार बार आता है और मैं बारहा ये कहता रहा कि ये बयानिया नहीं, ये एक दौरानिया है। जो ही दौरानिया आता है वो बयानिया नज़र हो जाता है हालात के, नज़र हो जाता है असर हाजिर के तकाज़ों के और किसी न किसी मसलहत के। यही बयानिया आपने तब्दील होते हुए देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो कि प्रो एस्टेब्लिशमेंट और एक पेज पर होने वाली जमात कहलाती थी। अचानक ही उसकी जेब से कागज़ निकलता है, उनके सरबराह की जेब से, और उसके बाद एक लेटर गेट का मामला आता है। लेटर गेट के बाद हम देखते हैं कि वो साइफर जो है वो सियासत में एक नई हलचल पैदा करता है और सियासत की एक नई सिमत का तयन करता है। आज हम देख रहे हैं वही सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है और अब बयानिया बदल चुका है नून लीग का। अब नून लीग भी प्रो से एंटी स्टैब्लिशमेंट के फेज में दाखिल होने वाली है। क्यों, क्या इसके मुहर्रिकात हैं? और फिर नजरिया ज़रूरत की बात करें, नजरिया मफाद की बात करें, ये दोनों को साथ लेकर आज चलेंगे। और एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है और आज राना सनाउल्लाह ने काफ़ी तफसीलन बहुत सारी बातें की हैं। मैं बहुत सारी बातें आपके सामने नहीं रखूंगा क्योंकि मेरे पास मेहमान मौजूद होते हैं, उनसे ही उनको ज़्यादा वक्त देना भी ज़रूरी है और उनसे हालात को सही अंदाजे से समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुकूमत काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से रिव्यू को वापस लेना और रेफरेंस बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जो कि काजी ईसा के फ़र्जंद हैं और ये मोहसिन पाकिस्तान के फ़र्जंद हैं, ये भी जस्टिस हैं और इन्होंने दरख्वास्त भी की है आला अदलिया से और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं कि हमें भी बेंचेस में शामिल किया जाए। अब यहाँ कॉम्पिटेंसी का मामला है, मेरिट का मामला है, ये अदलिया बेहतर अंदाज से जानती है, उसे बता सकती है। लेकिन बज़ाहिर और बादियुन नज़र, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया कि एक तो वो जिसका हम जिक्र बार बार करते रहे बयानिया बयानिया बयानिया, मैं बादियुन नज़र भूल गया। अब बादियुन नज़र भी बहुत सारे ऐसे मामला सामने आते हैं। तो बादियुन नज़र ये नज़र आ रहा है कि जस्टिस, बहुत सारे जस्टिस, मंसूर की बात करें, मंसूर शाह, दीगर जो हमारे मुअज़्ज़िज़ पैनल है, जजेस हैं, वो इन बेंचेस में शामिल नहीं होते। अब एक इस अंदाज से भी उसका जवाब दिया जाता है कि हमारे रूल्स हैं कि जिसने जो फैसला किया होता है रिव्यू पिटिशन भी उसी के पास जाती है। लेट्स सी क्या होना है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम स्टेक होल्डर्स और इवन के वकला, साबिक बार काउंसिल्स के सदूर और बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में वकला की ये शिकायत थी और उन्होंने ये कहा कि फुल बेंच बनाया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके जो दीगर 2 जस्टिस साहिबान हैं, मुअज़्ज़िज़ जस्टिस साहिबान, उन्होंने ये बेहतर समझा और बात अटकी ही रही और ये कहा सिर्फ एक बात पे कि जी ये बताया जाए कि आर्टिकल 63 की ए की इंटरप्रिटेशन में कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उसका सदर ही ये फैसला करेगा और सदर ही सब कुछ करेगा। खैर, अब ये मयार कैसा था, क्या था, उस पर हम नहीं जाएंगे। ये है हमारे प्रोग्राम का पहला हिस्सा। ये पोलराइजेशन हमें किस तरफ लेके जा रही है। गवर्नर राज की बातें हो रही हैं जी, पंजाब में गवर्नर राज नाफिज किया जाएगा। अब गवर्नर राज के क्या भयानक नताइज मुरतब होते हैं ये आप सब जानते हैं। क्या ये एक और सियासी खुदकुशी करने जा रही है? पीएमएलएन का बयानिया अब भी कन्फ्यूजन का शिकार है। एक जेब में है जी मज़ाहमत और दूसरे जेब में है मफाहमत। अब मफाहमत और मज़ाहमत के दरमियान जंग है, कामयाबी किसकी होगी? दूसरी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे क्योंकि हम बैनुल अक़वामी उमूर को पसे पुश्त नहीं डाल सकते, वो भी हमारी मुल्क की इकानमी पर और हमारी ओवरऑल जो हमारी स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंस है उस पर असरअंदाज होती है, उसको भी ज़ेरे बहस लाएंगे। रूस और यूक्रेन के दरमियान गंदम एक्सपोर्ट का मुआहदा हो गया, यूरोप भी खुश हो गया। आपको पता है यूरोपीय यूनियन और अब ब्रेक्जिट के बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, न्यू फॉर्मेशन, नए इत्तेहाद बनने जा रहे हैं, नए दोस्त बनने जा रहे हैं। इस हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। रूस और यूक्रेन के दरमियान बहर असवद के जरिए गंदम एक्सपोर्ट मामले पर जो है वो मुआहदा तय पा गया। आलमी मंडी में गंदम की बढ़ती हुई कीमतों में कमी आना शुरू हो गई। ईरान, रूस, टर्की अब बहुत सारे मामलात पे इकट्ठे बैठेंगे। अब हुआ ये है कि ये एक तो वो फितरी इत्तेहादी भी हैं, लेकिन असर हाजिर का ये तकाजा है कि इनको इकट्ठा होना है। क्यों इकट्ठा होना है? अब इस इकट्ठे होने में क्या अब मज़ीद अमरीका, तुर्की और यूरोप के साथ मिलकर तुर्की को मज़ीद परेशानियों में डाल सकता है, नहीं डाल सकता? इसके क्या असरात मुरतब होंगे? ये तमाम तरह मामलात को ज़ेर बहस लाएंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे
डेफिनेटली मुल्क का सबसे बड़ा मसला। मलिक जावेद एडवोकेट साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और आप इस वक्त एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबर भी हैं, और वो अरकान जो डी-सीट हुए इलेक्शन कमीशन के उस फैसले के बाद, वो नज़रसानी कहें या दरख्वास्त गुजार कहें, उनके वकील हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मलिक जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आरिफ चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, माहिर कानून हैं और साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। जी मलिक जावेद साहब, सूरत हाल नज़र ऐसी आ रही है, बज़ाहिर कहें बादियों नज़र कहें कि एक गैप नज़र आ रहा है, एक आइनी बहरान भी नज़र आ रहा है, और फंडामेंटल राइट्स की बात करें, बेसिक राइट्स की बात करें, पॉलिटिकल राइट्स की बात करें, मेजर स्टेक होल्डर्स की का जो कंट्रीब्यूशन रहा है या जो उनके राइट्स हैं, सबके राइट्स होते हैं, ये तमाम सामने रखा, उसके बावजूद भी 3 मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान ने, चीफ जस्टिस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, ये बेहतर समझा कि परवेज़ इलाही साहब की दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाए और वो चीफ मिनिस्टर बन जाए। एक तो इसका पब्लिक सिटीज़न इम्पैक्ट भी बताइएगा कि क्या ये एक आम आदमी इसे अच्छे अंदाज से देख रहा है, किस अंदाज से देख रहा है, और दूसरा ये कानूनी पहलू है, तो क्या इस पे अब कोई गुंजाइश आपको आने वाले दिनों में नज़र आती है कि PMLN के लिए या जो हुक्मरान इत्तेहाद है इसके लिए अभी भी कोई इसमें, क्योंकि अभी तो वो कह रहे हैं कि हम रिफॉर्म्स भी ला रहे हैं, तो जुडिशल रिफॉर्म्स की भी बातें हो रही हैं, कोई है अभी भी रास्ता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे बुलाया। डॉक्टर साहब, बात यह है कि 2 दिन बड़े अहम मुकदमे की समाअत इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होती रही, लेकिन बहैसियत कानून के तालिब इल्म के जब हमने वो फ़ैसला पढ़ा है तो फ़ैसले में हमें वो चीज़ नज़र नहीं आई जिसको 2 दिन जो है वो डेलिब्रेट किया गया। इसको हम नॉन स्पीकिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं, इसको विदाउट रीजनिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं। बज़ाहिर तो परवेज़ इलाही साहब की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई और जो कुछ उन्होंने चाहा वो बना दिया गया उनको, चीफ मिनिस्टर भी, और साथ ही हल्फ बर्दारी का भी ऑर्डर दिया गया गवर्नर को। इंटरेस्टिंग था वैसे हल्फ बर्दारी का सर। सदर साहब बड़े काबिल एहतराम सदर पाकिस्तान, क्योंकि जब यहाँ पे ओथ लेने की बात आती थी तो उनके दांत में भी दर्द होता था, उन्हें बुखार भी होता था, लेकिन अचानक हमने उनको ओथ लेते हुए, इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रज्यूम कर लिया था कि शायद गवर्नर हलफ नहीं लेंगे, तो सदर पाकिस्तान को भी हिदायत जारी कर दी गई जी, और डायरेक्शन को कहा गया कि ये जो ऑर्डर है हमारा ये पहुंचा दिया जाए अभी गवर्नर साहब के पास भी और प्रेसिडेंट साहब के। एनी हाउ वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपना एक डिस्क्रिशनरी इख्तियार था जो उन्होंने इस्तेमाल किया। एक्चुअली देखने की बात यह है कि ये जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ये आइन के आर्टिकल 189 के तहत आइंदा आने वाले वक्तों में हर अदालत पर लाजिम होगा। ठीक है, और इवन सुप्रीम कोर्ट पर ख़ुद भी ये लाजिम होगा आइंदा। इसमें जो है सूबे की हाई कोर्ट को बाईपास किया गया है, सूबे की हाई कोर्ट को, लाहौर हाई कोर्ट को नज़रअंदाज करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में इस पिटीशन को फाइल किया गया और यहाँ एंटरटेन हुई, और बड़े मतलब है कि शॉर्ट टाइम में, मतलब इसे बड़ा तहसीन कहा जाएगा कि इतने शॉर्टेस्ट पॉसिबल में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड किया गया है। तो आइंदा आने वाले वक्तों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फिर इलेक्शन डिस्प्यूट अब डायरेक्ट एंटरटेन करने होंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारे इस फैसले ने हमारी जो अदलिया की तारीख़ है एक नई तारीख़ रकम की है, और आइंदा आने वाले वक्तों में देख रहा हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी का जो इलेक्शन डिस्प्यूट आना है, जो कि आइन का आर्टिकल 69 ये कहता था कि वो विद इन अ पार्लियामेंट रिजॉल्व होने चाहिए, अदालत जो है इरेगुलरिटीज़ को नहीं देखेगी, लेकिन अब लग ये रहा है कि आइंदा पार्लियामेंट के हर डिस्प्यूट को अदालत को ही रिज़ॉल्व करने का पड़ेगा, क्योंकि सियासतदान तो आपस में बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। सियासी रवादारी, अखलाकियात तो सारी जो है वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई हैं। आजकल जो पॉलिटिक्स हो रही है, पहले होता था कि कोई ना कोई आपस में बातचीत का रास्ता होता था और वहीं एमिकेबल मामला रिजॉल्व हो जाते थे, बट अब ऐसा नहीं है। एक बड़ा एक अहम सवाल मलिक साहब, ओवरऑल जो सूरत हाल है, आपके पास वो पिटिशनर्स भी आपके पास आते हैं, आपने फाइल भी किया, आप सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेट सपोज वो फैसला आपके हक में आ जाता है और वो जो अपील लेके गए हैं सुप्रीम कोर्ट में मुतासरीन असम्बली, उनकी अगर दरख्वास्त को मंजूर कर लिया जाता है और अगर मंजूर नहीं किया जाता, मंजूर करने की सूरत में वो दोबारा से काउंटिंग और वही फिर चीफ मिनिस्टर आईनी तौर पर बन जाएंगे, और अगर उनके हक में फैसला नहीं आता तो फिर इस फैसले के सवालात
ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला लग रहा है, आने वाले दिनों में ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। देखिए, बज़ाहिर तो इसमें जो कल फैसला आया है उसके बाद मैं समझता हूँ कि मेरे MPs की अपीलें मंजूर होने में कोई अमर माने नहीं है। बिल्कुल, वो होनी चाहिए, क्योंकि वही क्वेश्चन ऑफ लॉ जो कल फैसला किया वही हमारा केस है कि इसमें चौधरी शुजात साहब ने अपने MPs के वोटों को डिडक्ट करने का बोला है, और वो जो मेरे MPs डिसीट हुए वो इमरान खान साहब की हिदायत पे हुए, उसमें भी कोई पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन नहीं थी। ठीक है। मैंने मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को पेश होकर गुजारिश भी की कि हमारा केस साथ ही समाअत कर लें, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, आपका हम केस बाद में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी हमारा केस जो है चीफ जस्टिस साहब देखेंगे। बिल्कुल एक ही चीज़ है उसमें, क्योंकि उस वक्त भी कोई पार्लिमानी पार्टी ने MPs को नहीं कहा था, और ना ही PTI के जो दीगर MPs हैं जिन्होंने, लेकिन वो फिर एक और फिर इसमें बीच में डाल देते हैं कि जी मुंतखब और गैर मुंतखब, नहीं उसमें रुकने पार्लियामेंट और नॉट। नहीं, ये बहस हुई है, जी डिबेट बिल्कुल। का हिस्सा बने, आप जी उधर ही थे, खुद बिल्कुल, मौजूद जी थे बिल्कुल आप। हुए थे। जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है वो मुंतखब या गैर मुंतखब की तफरीक नहीं करता, तो इसमें कानून में इसकी कोई इंटरप्रटेशन मौजूद नहीं है कि अगर मुंतखब पार्टी हेड होगा तो उसकी अख्तियारात डिफरेंट होंगे, और अगर गैर मुंतखब होगा तो उसके अख्तियारात डिफरेंट होंगे। आपको याद होगा मियाँ नवाज शरीफ केस में बड़ा डेलिब्रेट किया गया इसको, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को हटाया गया पार्टी की सरबराही से, जब आपको याद होगा मियाँ नवाज शरीफ साहब जो नाअहल हुए अदालत से, तो उसके बावजूद PMLN ने मुतफ़िका तौर पर उनको अपना पार्टी हेड मुंतखब कर लिया था। अब ज़ाहिर है नाअहल होने के बाद वो मुंतखब नहीं हो सकते थे, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो पटिशन फ़ाइल हुई और उसकी समाअत हुई, और उस पर यह तय किया गया चूँकि ये अहल नहीं है रुकने पार्लियामेंट बनने के, इसलिए पार्टी हेड नहीं हो सकते। ठीक है। अगर ये अहल होते तो फिर ये पार्टी हेड बन सकते थे। तो अब चौधरी शुजात साहब का और इमरान खान साहब के स्टेटस का कोई फ़र्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। वो भी पार्टी हेड है और वो भी पार्टी हेड है। और नवाज शरीफ साहब के मामले में भी वो हेड थे, वो हेड थे, हटा दिया गया चूँकि 62-63 का वो उन पर लागू होता था इतलाक आइन का, तो इसलिए उनको, और वो फैसला मौजूद है। अब देखना ये है कि आया जब हमारी अपील्स लगती हैं तो हमारे साथ क्या बर्ताव लगेंगी आपकी अपील, आपके इम्कानात जी, लगते मैं हैं? बिल्कुल, बहुत सारी मामलात अभी तक ज़ेर इल्तवा हैं। मैं पुर उम्मीद हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी अपील की समाअत होगी, क्योंकि इन आइन में 63A में ये लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इन अपीलों का फैसला करना है। 90 डेज के 90 अंदर। days के अभी अंदर। कितने डेज हो चुके हैं? इसमें तकरीबन 2 माह हो चुके हैं। 2 माह हो चुके हैं। तो दोनों सूरतों में ये इसका पंजाब की फैसला- सियासत पर इसका असर होना इसका है। असर आएगा दोनों सूरतों में। दोनों सूरतों में इसका असर। अगर ये लिटिगेशन में मामला चला जाता है, कोई इसके लिए कोई है ऐसा? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर वो हमारे MP बहाल होते हैं तो उसके बाद फिर देखा जाएगा कि क्या स्ट्रेंथ दोनों साइड ठीक है, जो है। मैं इस पे मजीद भी बात करता हूँ। मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ चौधरी साहब मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, माहिर कानून हैं, साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, और डेफिनेटली आप वहाँ पे मौजूद भी थे उस दिन, और ये तमाम हालात आपने खुद से भी देखे। बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे। अब हम बयानिए और दौरानिए के बीच में आपको नहीं रखेंगे। आरिफ चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अदलिया का मकबूल फ़ैसला है या गैर मकबूल फ़ैसला है, ये तो मैं नहीं कहूँगा। अब ये मकबूल हो या ना हो, अदलिया ने तो एविडेंस को, कॉन्स्टिट्यूशन को और लॉज को देख कर फैसला करना होता है। क्या समझते हैं आपको? सियासी तौर पर तो कोई पजीराई हमें नहीं नजर आई तमाम पार्टियों के इस फैसले को देखकर। अवामी पजीराई का इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अदलिया पर एक ट्रस्ट है, एतमाद है, तो मुनसिफ का एतमाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि ये जो एतराज़ात हैं ये बिला जवाब हैं, और उसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि फैसला इन्हें पहले दिन से नजर आ रहा था। किसी ने अगर कोई गलत काम किया हो और उसकी निशानदेही कर दी जाए तो फिर उसके बाद वो आके खड़ा हो जाए, कहे कि जी मैंने, यानी आपको ये कहने नहीं देना कि मैंने गलत किया, तो उसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता। बुनियादी तौर पर जब ये रूलिंग आई थी तो उस वक्त कानून से तल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग, जो हमारी बार एसोसिएशनों की तरह या जो इलेक्टेड इस वक्त नुमाइंदगान हैं, उनकी तरह उनकी वाबस्तगियां खरीदी नहीं गई, या वो किसी के हाथ में नहीं बिक चुके, किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के हाथ। वो उनकी राय यही थी कि इस तरह की रूलिंग दी नहीं जा सकती। उसकी वजह यह है कि आइन का आर्टिकल 63A जो है वो बहुत क्लियर है, उसमें जरा बराबर कोई ऐसा यानी इब्हाम नहीं है। वो क्लैरिटी के साथ ये कहता है कि जब 3 मौके पे
वोट जो है वो पार्लिमानी पार्टी के फैसले के खिलाफ नहीं दिया जा सकता, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के हक में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। और अगर कोई ऐसा करेगा पार्लिमानी पार्टी का मेंबर, तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार जो है वो पार्टी के सरबराह को है। तो इसमें यानी जब पार्लिमानी पार्टी ने फैसला कर लिया, और ये बात बड़ी क्लियर थी कि ये फैसला उस दिन नहीं हुआ जिस दिन वो लेटर दिखा रहे थे, पार्लिमानी पार्टी का फैसला इससे पहले हो गया था, और उस वक्त उन्होंने नॉमिनेट कर दिया था परवेज इलाही साहब को मुस्लिम लीग काफ ने कि परवेज इलाही हमारे उम्मीदवार होंगे वजारत अलिया के। तो जब वो उनकी तरफ से ये आ गया तो उसका मतलब ये था कि 10 के 10 अरकान जो थे वो इस बात पे मुत्तफिक थे कि वो हमारे चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे, और जाहिर है कि उन्होंने वोट भी उन्हें देना था। और उसमें पार्टी का सदर जो है यकीनन वो भी शामिल था, और ये बात एक दिन नहीं बहुत 3 महीने से चलती रही। बिल आखिर ये हुआ कि जब इलेक्शन ये जो था ये पहला इलेक्शन था नहीं, ये रन ऑफ इलेक्शन था, और ये पोलिंग थी, सेकंड पोल था यानी चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन का। जी तमाम आरिफ चौधरी साहब, तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की एक डिमांड मुत्तफिका तौर पे सामने आई, और ओवरऑल भी अगर हम देखें एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है, और हम देखते हैं इसमें फिर मोरालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैटर करती है, वो हमारी अखलाकियात पर, इस्लामी तालीमात पर, इन तमाम चीज़ों पर मुआशरा जो है उसका बड़ा मुआशरा इस चीज़ को बहुत कदर की निगाह से देखता भी है, और मुआशरा इसको महसूस भी करता है कि अगर किसी मुंसिफ पर, जज पर या किसी बेंच पर एतराज़ उठा दिया जाए तो उसे बदल देना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं यहाँ पे कोई ऐसा, आप बहैसियत एक माहिर कानून, आप समझते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा अमल हुआ है जिससे एक आम आदमी, एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी या तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टी या स्टेक होल्डर जो है उनका कोई राइट जो है वो सलब हुआ हो? उसके लिए तरीकेकार ये होता है कि बेंच में पे अगर एतराजात हो तो वो लिख के दिए जाते हैं कि इस बेंच पे हमें ये एतराज है। और यानी ये कहना कि यहाँ एतराज नहीं, यहाँ तो कहा जा रहा था कि फुल बेंच तश्कील दिया, फुल कोर्ट तश्कील दी जाए इस केस का फैसला करने के लिए। उसके बारे में जब अदालत ने पूछा कि जी आप हमें कोई दलील दें, तो दलील नहीं दी गई। ये कोई दलील नहीं है कि 9 पार्टियां या 10 पार्टियां मिलके कहें कि ये बेंच ना सुने। अगर ये कर दिया जाए तो उसके बाद ये अदालती निज़ाम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर ये इख्तियार है उन पॉलिटिकल पार्टीज का कि किसे वो चाहती है कि वो केस सुने और किसे ना चाहे, नहीं चाहती कि वो केस सुने। तो इस तरह यानी अदालतें जो है वो अपना वकार इस हद तक उनके हाथों में नहीं दे सकती, क्योंकि मामला इसमें क्या था, यही वो बेंच था जिसके 5 अरकान ने उस वक्त इस यानी जो एतराज कर रहे थे 9 पार्टियों वाले, उन्हें इक़्तिदार की मकसद पे बिठाया। और यही वो आर्टिकल 69 था जिसका ये हवाला दे रहे थे कि 69 में यानी वो सुप्रीम कोर्ट अदालत के पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। इसी मुदाखलत की वजह से ही, सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत की वजह से इन्हें इक़्तिदार मिला, और वो रूलिंग जो थी डिप्टी स्पीकर की वो सेटिस्फाइड हुई। तो वो वही प्रिंसिपल था अदालत के सुनने का। अदालत ने इतना ज्यादा जोर दिया, बार बार दलील दिया। आप देखें कि इरफान कादर साहब का रवैया क्या था। सबसे पहले तो ये है कि ये दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ, आपने पहली दफा देखा कि जी साबिक सदूर मौजूदा सदर की क़यादत में जाके सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से खड़े हो जाए, कहें कि जी आप ये फुल बेंच तश्कील दे। और क्या यार इस तरह कहीं हुआ है? यानी कि मतलब इसको आपने मजाक बना दिया है अदालत को, और क्या हैसियत सब, यानी लोग बराबर नहीं है। इसी तरह यानी साबिक सदर, मैं भी साबिक सदर हूँ, तो क्या मैं जाके अदालत में खड़ा हो जाऊं, मैं कहूँ कि मैं ये कहता हूँ कि ऐसा हो? क्यों भाई, मैं कौन हूँ? ठीक है आरिफ चौधरी साहब, आरिफ चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क के मुमताज़ माहिर कानून हैं और आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर भी रहे हैं। अब आपने बहुत सारी ऐसी बातें कर ली हैं जिसमें आर्टिकल 69 का आपने हवाला दिया, जहाँ पे अदलिया पार्लिमान के मामलात को उसमें मुदाखलत नहीं करेगी, लेकिन पार्लिमान के वो जो मामला था आर्टिकल 5 का हवाला देते हुए वो कुछ जजमेंट टाइप का था, रूलिंग बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही थी वो, और उस पर फिर अदलिया ने सुओ मोटो लिया। उस पर डेफिनेटली एक गैर आइनी अमल था,
उसके बाद ये अमल जो था ये कंफ्यूजन का शिकार रहा। ये भी एक और बड़ी एक अहम दिलचस्प बात है। और रिव्यू पेंडिंग है, अपीलें पेंडिंग थी, काफी मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है मलिक साहब, क्योंकि इसमें कुछ इस तरह के नुकात हैं जो मजीद उठाए गए हैं। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मलिक साहब से गुफ्तगू सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त अदलिया की जानिब से किए गए फैसले और उसके बाद उसके जो सियासी मंजरनामे में एक वाज़ेह तब्दीली हम देख रहे हैं। बयानिए टकरा रहे हैं, बयानिया जो दौरानिया में कहता हूँ, जिसे बयानिया नहीं होता वो दौरानिया होता है। हालात बदल रहे हैं। जब आपके लिए हालात साजगार हों, हवाओं का रुख देखा जाता है पाकिस्तान की सियासत में। ये हमारी बदकिस्मती है, अवाम नहीं सियासत। इक़्तिदार बचाओ, इक़्तिदार का नशा है, डेफिनेटली बड़ा सख्त नशा है जी। नाज़रीन, इसमें जो इस नशे में मुब्तला हुआ है वही अंदाज़ा लगा सकता है कि इक़्तिदार का कैसा नशा होता है। मलिक साहब, जाहिद चौधरी साहब ने चंद बातें की, उनमें से एक तो मैंने ब्रेक से कबल भी उसका जिक्र कर लिया। वो कह रहे थे कि जी एतराज़ दलील के साथ आप करें कि क्या दलील है, सॉलिड रीज़न आप बताएं कि जिसके लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। तो उसमें उन्होंने एक आध जिक्र हुआ, बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस पर तमाम दो बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह की हुई जिस पर इसका जिक्र हुआ कि जी निगरान जज भी वही बन जाते हैं, फिर वही जो है बेंच में भी शामिल होते हैं बार बार। तो बाकी जो जस्टिस साहिबान हैं, तमाम कॉम्पिटेंट जजेस साहिबान हैं, तो वो बेंच का हिस्सा क्यों नहीं बनते। और जस्टिस काजी फायज ईसा तो एप्लीकेंट भी हैं जिन्होंने ये कहा है कि जी हमें भी बेंच में शामिल कर दें। हाँ, उन्होंने ख़त लिखा है, मतलब है कि चीफ जस्टिस साहब के जो अख्तियारात हैं बेंच, सॉरी ख़त लिखा है, एप्लीकेंट चलें वही दरख्वास्त है कि उस बाबत उन्होंने ख़त लिखा है। और जुडिशल कमीशन के इजलास को छुट्टियों में बुलाने पर उन्होंने शदीद उसका एतराज़ किया है कि चूँकि वेकेशंस चल रही हैं तो इस वक्त जो है वो नहीं होना चाहिए। जुडिशल कमीशन का इजलास, एक मिनट मलिक साहब, इंटरेस्टिंग आपने बात की। जुडिशल, मुझे भी याद आया, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है। जुडिशल कमीशन का इजलास होता है, छुट्टियों में होता है। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब तो ये बता रहे थे कि जी अभी जजेस साहिबान मौजूद नहीं हैं, दो और हैं, तो छुट्टियों में ये ऑलरेडी प्रेसिडेंट सेट हुआ है जुडिशल कमीशन। और आपको पता है जुडिशल कमीशन ज़्यादा उसमें सीनियर जज बैठते हैं, सारे जजेस का नहीं होता, लेकिन उनका चूँकि काजी फायज ईसा साहब भी जो हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब मेंबर हैं, मेंबर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, तो वो वेकेशंस पर बाहर गए हुए थे, जिस पर उन्होंने इतराज़ उठाया कि मैं गजटेड वेकेशन जो कि ख़ुद चीफ जस्टिस साहब ने दी भी हुई हैं और गजटेड भी हैं, मतलब वो राइट है, इस्तेकाक होता है जब गजटेड हॉलीडेज़ होती हैं, तो आप जो है उस दौरान इसका इजलास बुलाना, हरी की वजह उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि इतना हरी में क्यों बुलाया जा रहा है। ये रूटीन का इजलास है तो इसे छुट्टियों के बाद बुलाया जा सकता है। आज बार काउंसिल्स ने भी की हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुप्रीम कोर्ट बार ने भी की है, उन्होंने भी इतराज़ उठाया है कि ये जो जूनियर जज साहबान को ऊपर लाने का एक सिलसिला शुरू हुआ है इसको तय किया जाए। रद्द अमल किस तरह का हो सकता है बहैसियत एक लॉयर, एक वकील? क्या आप समझते हैं कि इस पूरे सूरत हाल में जो अंदर मामला चलते हैं, हम तो उसके बारे में नहीं ज़्यादा जानते, आप बार के मेंबर भी हैं, दीगर वकला जो आपके कोलीग्स हैं उनके साथ भी आपका इंटरेक्शन होता है, अमूमी तासुर क्या है वकला बरादरी का अमूमी तासुर? बाइसनेस से हट के बाद बाइसनेस नहीं है, हमें तो सारे अदालती नज़ायर को देखना होता है। हम ये देख रहे हैं कि जो 18वीं तरमीम के वक्त फुल कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया था, कल के फैसले में उस फैसले को नज़रअंदाज किया गया, उस फैसले को उस तरह से नहीं लिया गया जिस तरह से फुल कोर्ट, इसलिए तो हम चाह रहे थे, जो आरिफ चौधरी साहब कह रहे थे कि दलील नहीं, इंटरप्रिटेशन अगर जरा ज्यादा यूनानिमसली आ जाए, मतलब है कि सारे जजेस हैं ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, अगर सारे बैठ जाते, ये जो मैं आपको तारीख बता रहा था 1952 के आइन में ये बात दर्ज थी कि जो मुनरिफ अरकान होंगे उनका वोट काउंट नहीं होगा, लेकिन जब हमने 1973 का आइन बनाया तो हमने ये शिक निकाल दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब इसकी तशरीह की सदारती रेफरेंस के दौरान, तो उन्होंने ये दोबारा से वो शिक जो है जो पार्लियामेंट ऑलरेडी निकाल चुकी है उसको जो है दोबारा इनकारपोरेट कर दिया था। ये कह दिया कि ये इस वोट को काउंट नहीं किया जाएगा। अब डिप्टी स्पीकर साहब की जो रूलिंग थी वो भी उसी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की रोशनी में ये तो अमूमी तौर पर भी अगर देखा जाए मलिक साहब
कि ये एक बंदे का राइट बनता है, मेंबर सूबाई असम्बली कोई भी बनता है, क्योंकि हमारे मुल्क में सिर्फ नजरियात की सियासत नहीं होती, शख्सियात की सियासत भी होती है। और ये हमारे सियासतदान जो है ये तो वैसे भी शख्सियत परस्त है सब, कि अगर आपके पास एक अच्छी शख्सियत नहीं है, एक ट्राइब का चीफ नहीं है, एक रख रखाव वाला बंदा नहीं है, या एक मेजर स्टेक होल्डर नहीं है, तो आप उसको टिकट भी नहीं देते। वो बोलते हैं ये तो जीत ही नहीं सकता, तो उसके अपना भी तो वोट बहुत ज्यादा होता है। तो क्या उसका राइट नहीं है? इसका मतलब तो फिर पार्टी प्रेसिडेंट इज डिक्टेटर। तो क्या फर्क हुआ डिक्टेटर में और एक? देखिए, आइन के आर्टिकल 63A में एक पेनल्टी मौजूद है पहले ही, कि अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करेगा तो डिसीट कर दें। एक और ऐसी शिक मुतारफ़ कराना जो आइन में ना हो, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर फुल कोर्ट, क्योंकि हमारा भी रिव्यू पेंडिंग है, मैंने भी इसमें एक रिव्यू फाइल किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी रिव्यू फाइल किया हुआ है, और एहसन बून साहब वाली, एहसन बून साहब वाला, एक एहसन बून साहब की तरफ से, एक मेरी तरफ से, आप दोनों की है। मेरी जो क्लाइंट है आयशा नवाज MPA जो मुनहरिफ हुई हैं, उनकी तरफ से मैंने वो रिव्यू फाइल किया हुआ है। हमारी अपीलें भी पेंडिंग थी, रिव्यू भी पेंडिंग थे। हम फुल कोर्ट इसलिए कह रहे थे कि फुल कोर्ट बना दें, ताकि वो भी अपीलें भी डिसाइड हो जाती और ये रिव्यू भी डिसाइड हो जाता, और फॉर एवर के लिए कोई टाइम बार्ड वाला मसला तो नहीं है आपका? ऐसा ना हो पता चले टाइम बार्ड हो जाए। कोई टाइम बार्ड नहीं, सब ऑन टाइम है। सिर्फ हमारी जो अपील्स हैं वो 90 डेज का ये फैसला जो है टाइम, ये आइन के मुताबिक है, आइन में दिया गया है, ठीक है, 90 दिन के अंदर कि 90 डेज में सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिस्पोज ऑफ करना है, इसको डिसाइड करना है, इसको फिर जाके 63A मुकम्मल होगा, फिर जाके 63A की कार्रवाई मुकम्मल होगी जब ये अपीलें डिसाइड हों। मैं थोड़ी देर के लिए बात करूं कि अदलिया का एक वकार भी है, डेफिनेटली अदलिया ने अपने वकार को भी देखना है, अपने एविडेंसेस को भी देखना है, आने वाले दिनों में उसके क्या सियासी असरात मुरतब होंगे। हमारे मौजूद जजेस साहिबान ने तमाम चीज़ सोचने, तो इन दो ऑप्शंस के अलावा भी कोई ऐसा हो सकता है? हमारे मुल्क में अनएक्सपेक्टेड बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन माइलस्टोन बहुत हैं। मैं ये समझता हूँ जमहूरियत का सिलसिला चलता रहेगा हर हाल में, ठीक है। अदलिया जो है किसी भी सूरत में, और ना ही हमारे बाकी जितने भी इदारे हैं, कोई भी जमहूरियत खारिज भी आपकी पिटीशन, मिसाल है आपकी जो पिटीशन है उसे खारिज भी किया जा सकता है और उसको मंजूर भी किया मंजूर भी किया, तो दोनों सूरतों में। लेकिन कल आके फैसला मसला आने तो के फिर बाद 63 हम समझते हैं कि हमारी पिटीशन मंजूर होने के बड़े वाज़ेह इम्कानात थे। वन लाइनर बता दें क्यों मंजूर होने की, वन लाइनर बता दें कि उन्होंने कौन से ऐसे जजमेंट रिमार्क्स 25 MPA इमरान खान साहब के कहने पे निकाले गए हैं, पार्लिमानी पार्टी के कहने पे नहीं निकाले गए। 10 वोट भी चौधरी शुजात के कहने पे निकाले गए थे, पार्लिमानी पार्टी के कहने पे नहीं निकाले गए थे। जो सलूक चौधरी शुजात के साथ हुआ है वही सलूक इमरान खान के साथ होना चाहिए। मैंने आपके लिए आसान लफ्जों में एक ही लाइन में मैं बड़ा पॉइंट, आपने बड़ी अच्छी बात की। मलिक जावेद साहब आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बार हमारे साथ मौजूद थे, और आप इस वक्त जो मुनहरिफ अरकान असम्बली पंजाब, उनमें से आयशा नवाज़ और जो दीगर MPAs हैं, इस वक्त आप उनके वकील भी हैं, आप उनका मुकदमा लड़ रहे हैं, और आप सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त अपनी एक चिट्ठी लेके, अर्जी लेकर मौजूद हैं कि मौजूद जजेस साहिबान हमें भी एक दफ़ा सुन लें। और आपने इस मौजूद 3 रुकनी बेंच के सामने भी अपनी गुजारिशात रखी कि आप इसे भी इसके अंदर क्लब कर दें, शामिल कर दें, ताकि आसानी हो। लेकिन अदलिया बेहतर समझती है उसने क्या करना है, सवाबदीदी इख्तियारात से लेकर अदलिया ओवरऑल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, तमाम चीज़ों को देखती है। लेकिन लार्जर बेंच से ये ज़रूर होता था कि इंटरप्रटेशन, मुख्तलिफ जहन जब इकट्ठे होते हैं, मुख्तलिफ डेफिनेटली सब जजेस साहिबान हैं और सबकी एक रिस्पेक्ट है, तो जब वो सब मिलकर बैठते तो एक यूनानिमस जब डिसीजन आता, तो फिर ये जो सियासतदान नहीं है जिन्हें मौका मिल जाता है, फिर इन्हें मौका ना मिलता, और फिर ये कहते कि जी ये तो एक कंसेंसस था, ये तो एक यूनानिमस डिसीजन था। लेट्स सी क्या होना है हमारे मुल्क का सियासी मंजरनामा। बहरहाल एक आम आदमी माइक्रोस्कोप में भी मुझे नज़र नहीं आ रहा कहीं पर भी। घी, आटा, चीनी, पत्ती, आलू, प्याज की कोई बातें नहीं हो रही, डॉलर की कोई बात नहीं हो रही, पेट्रोल की कीमत की कोई बात नहीं हो रही। तू उतरा, मेरी हुकूमत, तेरी हुकूमत, गवर्नर राज, ये लगाऊंगा, वो करूंगा, ये नहीं छोड़ेंगे, इसको दाखिल नहीं होने देंगे, ये बनीगाला में नहीं जाने दूंगा। बस यही आप देखते रहिए, यही आपका मुकद्दर है, मेरा मुकद्दर भी यही। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल ओवर द फेंस में सबसे अहम होती है और इसे हम जरूर ज़ेरे बहस लाते हैं और बात करेंगे। तो रूस यूक्रेन के दरमियान गंदम एक्सपोर्ट का मुआहदा हो चुका है। सीज़ फायर की खबरें भी हमें आई और सीज़ फायर की खबरें यहाँ तक महदूद हैं कि यूक्रेन और रूस के दरमियान कोई ऐसा सीज़ फायर का मुआहदा
नहीं हुआ जिसे आप बड़ी डेवलपमेंट कह सकें। मेरीपुल में एक फैक्ट्री का मामला, वहाँ पे सीज फायर होना ना होना, फिर बेलारूस है, ये तमाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है, वक्त भी कम है। हम चाहते हैं इस पर तफसीलन बात के लिए हमने मदू किया है प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब को, बैनुल अक़वामी उमूर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में अमरीकी जो मौज़ूआत होते हैं, अमरीकन स्टडीज़ होती हैं, उसको आप पढ़ाते भी हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है, हमने ऑकस देखा, क्वाड देखा, नई न्यू फॉर्मेशंस हमने देखी, यूरोपीय यूनियन के हमने तेवर बदलते हुए देखे, फिर उसके बाद हमने अमेरिका और यूरोप के दरमियान यानी रूस के मुकदमे को लेकर देखा कि वहाँ पर उनकी इंपोर्ट मुतासिर हुई, उनके एक नज़र आया बज़ाहिर उनका एक बहरान आने वाले दिनों में उन्होंने एक्सपेक्ट किया। अमेरिका और यूरोप के दरमियान भी थोड़ी सी हमें कन्फ्यूजन नज़र आई। क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं वो फैक्ट्स के ऊपर जाऊं, मेरा ख्याल है थोड़ा सा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दे दूं। पहला ऑब्जर्वेशन तो आप ये ले लीजिए कि दुनिया के अंदर एक तब्दीली वाक़ हो रही है, एक ट्रांजिशनल फेज़ के अंदर है, जहाँ पे जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो सो कॉल यूनिपोलैरिटी से ऑक्टेगोनल मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहा है, जहाँ पे डिफरेंट सेंटर्स ऑफ पावर से एमर्ज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन से एमर्ज कर रही हैं, यूरोपियन यूनियन है, OIC उसके अंदर अपना रोल प्ले कर सकता है। पहली ऑब्जर्वेशन तो ये। दूसरा ये कि जो पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम, उससे पहले 30 ईयर्स वॉर, 100 ईयर्स वॉर की तबाहकारियाँ देखने के बाद इंसानियत इस नहज पर पहुँची कि क्यों न ऐसा इदारा बनाया जाए कि जहाँ पे अमन अमान को कायम किया जाए और कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज किया जाए, क्राइसिस को मैनेज किया जाए, ताकि वॉर की तरफ न जाए। में सर जोड़कर ममालिक बैठे जिन्होंने 45 में UN बना दी। हाँ एग्जैक्टली, 45 के अंदर यूनाइटेड नेशंस बना ली कि ओपन डिप्लोमेसी और नेगोशिएशंस के जरिए से वो लीग ऑफ नेशन जो है उसकी भी नहीं रही वो। एग्जैक्टली, जहाँ डिप्लोमेसी फेल हो जाती है, इसका मकसद वहाँ वॉर आ जाता है, क्योंकि क्राइसिस को मैनेज करना होता है। तो यूक्रेन के केस में भी बुनियादी तौर पे हमने ये देखा कि 2014 से क्राइसिस, बल्कि 1996 से जो क्राइसिस शुरू हुआ, जहाँ पे नेटो की इनलार्जमेंट होनी थी का फैसला किया गया प्रेसिडेंट क्लिंटन के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो वो बातचीत और यकीन दहानियाँ रशिया को करवाई गई, और जब मामला यहाँ तक पहुँचा कि यूक्रेन को भी शामिल करेंगे हम नेटो के अंदर, तो वो एक क्राइसिस बड़ी सीरियस सिचुएशन में आ गया। फिर हम देखते हैं कि क्रीमिया जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसकी तकरीबन 27,000 किलोमीटर का रकबा है और 24 लाख वहाँ पे लोग रहते हैं और बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, दोनबास का इलाका जहाँ रशियन स्पीकिंग है, फिर वो ब्लैक सी के अंदर जो पोर्ट है। जब रशियंस ने देखा कि नेटो फोर्सेस की इनलार्जमेंट यहाँ तक आ गई उसके डोर स्टेप पे, और वो ब्लैक सी की पोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ अगर वो ब्लॉक हो जाती है तो रशियन मूवमेंट सारी जो है हॉट वाटर्स में वो ब्लॉक हो जाती है, तो वो क्राइसिस जो है वो अपनी शिद्दत अख्तियार कर गया, और डिप्लोमेसी 2014 से जो चल रही थी वो नाकाम हुई, और वॉर के अंदर हमने देखा कि दोनों ममालिक वॉर के अंदर चले गए। वॉर एक कोई अच्छी चीज़ नहीं है, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन एज अ, लेकिन चूंकि डिप्लोमेसी फेल हो गई तो उसका नतीजा हमें वॉर नजर आया, यूनाइटेड नेशंस की हमें फेलियर, इंटरनेशनल कम्युनिटी सोसाइटी का हमें ये एक फेलियर नजर आता है। उसके बाद हमने देखा कि फरवरी के अंदर एक अटैम्प्ट हुआ बेलारूस की तरफ से कि दोनों ममालिक को बिठा के किसी बातचीत के जरिए से मसले को हल किया जाए। रशिया का उसके ऊपर जोर ये था कि रिजीम चेंज हो, जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनको किसी तरीके से वो रिजीम चेंज हो जाए, वो प्रो वेस्टर्न है। वो बातचीत नाकाम हुई। उसके बाद हमने देखा मार्च में टर्की के अंदर फिर मामला शुरू होते हैं और एक बातचीत के ज़रिए से कोई मसला हल किया जाता है, वो भी नाकाम होती। अब चूँकि दुनिया, आपको पता है कि ब्रेड बास्केट है यूक्रेन, तकरीबन 45-46% दुनिया की गंदम रशिया और यूक्रेन दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। अफ्रीका में जहां पे कहत साली है वो इसके जरिए से मसले को हल किया जा सकता है। सेंट्रल यूरोप और दीगर सेंट्रल कंट्रीज जो है उससे मुतासिर होती हैं, तो इस वजह से पूरी दुनिया मुतासिर होती है। हम उससे इंपोर्ट करते हैं गंदम को। तो इस हवाले से अब ये नतीजा निकला, इसमें यूनाइटेड नेशंस ने और जनरल सेक्रेटरी को क्रेडिट जाता है, और फिर टर्की, सर अमेरिका को क्रेडिट दे दें। नहीं, मेरा नहीं, अमेरिका के मफादात का ज़ेली इदारा है, उनकी मर्जी के बगैर तो आपको पता है जुम्बिश बराबर जरा बराबर उन्होंने, लेकिन वो दोबारा से अपने इन्फ्लुएंस को रिकैप्चर करने के लिए अमेरिका का रोल इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली हमें ज़रा नेगेटिव नज़र आता है। बहरहाल यूनाइटेड नेशंस और टर्की की ने ब्रोकर किया इस डील को। ये 120 दिनों तक डील है, और ये पहली रोशनी की किरण है कि ये डील गालिबन आगे एक्सटेंड भी हो सकती है, मज़ीद बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसके अंदर ये था कि यूक्रेन की जो गंदम है, जो कि तकरीबन 20 मिलियन मैट्रिक टन है, उसको हम अफ्रीका के अंदर जो कहत साली शिद्दत अख्तियार कर रही है, जिससे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी आ रही है बहुत सारे ममालिक के अंदर, उसको मैनेज किया जा सके।
अब इसके अंदर एक मैकेनिज्म बनाया है टर्की के ज़रिए से इसको जो गंदम है एक्सपोर्ट की जाएगी, माहाना तकरीबन 5 मिलियन मेट्रिक टन को ये एक्सपोर्ट करेंगे। और इसमें एक जॉइंट वेंचर है, जॉइंट एक टीम बनी है जिसमें रशियन फोर्सेस के लोग होंगे, टर्की के होंगे, यूनाइटेड नेशंस के होंगे। इंश्योर करेंगे वो कि जो गंदम जा रही है उसके जो वेसल्स वहाँ पे डीलोड हो जाते हैं, ऑफलोड हो जाते हैं, उसके बाद ये ना हो कि वहाँ से फिर वेपन यूक्रेन आए, तो इंश्योर करेंगे। अब इस डील के अंदर रशिया को कोई फ़ायदा नहीं है, तो रशिया को फ़ायदा देने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने ये गारंटी दी है कि आपकी गंदम और खाद भी हम दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे, उसमें यूएस की जो अपोजिशन है उसको हम साइड लाइन करेंगे। और इस ज्वाइंट जो वेंचर है उसका काम ये भी है कि जहाँ पे माइंस बिछी हुई हैं उससे बचा के वेसल्स जो हैं वो दुनिया के अंदर गंदम को एक्सपोर्ट करेंगे। इसके अंदर एक डॉक्टर साहब खतरा भी है, और ख़तरा ये है कि ये 120 दिनों तक है, ठीक है, और कोई ऐसा एफिशिएंट मैकेनिज्म और नहीं है। 5 मिलियन मैट्रिक टन पर मंथ तो बहुत मतलब तो डिफिकल्ट तीन महीनों के अंदर पूरा नहीं कर सकते। उसमें माइनिंग भी है, ये सारी चीजें एग्जैक्टली पूरा नहीं कर सकते। आईडीज बिछी हुई है, तो बहुत ये आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। यही क्राइसिस है बुनियादी तौर पे कि ऐसा एफिशिएंट मैकेनिज्म नहीं है कि बड़ी स्पीडी उसके जरिए से आप एक्सपोर्ट कर सकें दुनिया के अंदर। तो ये टोटल क्राइसिस है, लेकिन एक अच्छी रोशनी की किरण है, एक उम्मीद है जिससे हम समझ सकते हैं कि अगर असल में एक स्टेप ये होता है ना, अगर वो पॉजिटिव हो जाए तो मेरा ख्याल है फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ आप जा सकते हैं। ईरान को मुसलसल नज़रअंदाज करते, रीजनल कई कंट्रीज नज़रअंदाज करती रही, इवन अमेरिका और हम कहीं ईरान के दरमियान 36 का आंकड़ा लेके, चाहे वो हम आबनाए हुर्मस, स्टेट ऑफ हुर्मस की बात करें, ओवरऑल इस पूरे सिनेरियो में हमने देखा। फिर बहरी बेड़े आ पहुंचे कि जी छोड़ेंगे नहीं ईरान को, लेकिन ईरान अपनी एक तस्वीराती अहमियत उजागर करने में कामयाब हुआ, और आज रूस और तुर्की विद द हेल्प ऑफ ईरान हिडन और सामने कुछ नजर आ गया। हाँ डॉक्टर साहब, ये देखें टर्की की जो पॉलिसी है ना वो बड़ी बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी है, सारे मेजर पार्ट्स के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। रीजनल कंट्रीज आपने देखा, सऊदी अरब के साथ इख्तलाफात थे, वो बातचीत के ज़रिए से उन्होंने हल किया। सीरिया के इशू के ऊपर इख्तलाफ थे ईरान के साथ, वो बातचीत के ज़रिए मसला हल हो गया। फिर यूएई के साथ उसकी बातचीत चल रही है। इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड पॉलिसी, जो हम अक्सर पाकिस्तान के हवाले से भी मैं ये बात कहता हूँ कि वी हैव टू हैव अ बैलेंस्ड पॉलिसी रादर देन पुटिंग ऑल एग्स इनटू द बास्केट ऑफ वन कंट्री और द अदर कंट्री। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम ईरान की फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं तो ईरान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर दुनिया के अंदर एक एतमाद है कि इतने सैंक्शंस और तकलीफ शुदा हालत को बर्दाश्त करते हुए एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी उन्होंने बनाई। तो दुनिया का स्पेशली जो दूसरी पावर्स हैं लाइक रशिया और चाइना, उनका ट्रस्ट है कि ये कभी घूमेगा नहीं ये मुल्क, तो लिहाजा इस वजह से उसको मिल रहा है। तो ईरान की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी जो है वो दुनिया के अंदर मशहूर है, वो बड़े इसके अंदर एक्सपर्टीज़ हैं। और यही आपने जिसका हवाला दिया है कि टर्की के प्रेसिडेंट भी वहाँ पे हमें नजर आए और उसके अलावा रशियन प्रेसिडेंट भी नजर आए, लेकिन रशियन प्रेसिडेंट ने फिर इसको बैलेंस भी किया। जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरब को, उनको कॉल कर, हमें पाकिस्तान और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से ज़्यादा हमें गर्ज है, क्योंकि हम पाकिस्तान में तरक्की चाहते हैं। पाकिस्तान की रीजनल अप्रोच बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए। जियो इकनॉमिक्स हमारी तरजीहात हैं, हमारी एक दस्तावेजी और एक तारीख़ी दस्तावेजी हमारी शक्ल में हमारी फॉरेन पॉलिसी सामने आई। हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा, वो हमारी पॉलिसी थी कि जियो इकॉनमी, जियो इकॉनमिक्स, जियो पॉलिटिक्स में पाकिस्तान क्यों उस तरह पेशरफ्त नहीं दिखा पा रहा, इस्टेब्लिश्ड नहीं हो रही ये जियो पॉलिटिक्स पाकिस्तान की, क्यों? इन दोनों के दरमियान में बैलेंस क्यों नहीं? डॉक्टर साहब, एक जो डोमेस्टिक सिचुएशन होती है, पॉलिटिकल एंड सोशल सिचुएशन एंड इकोनॉमिक सिचुएशन, वो आपकी इंटरनेशनल पोस्चर एंड स्टेचर को बड़ा इफेक्ट कर रही होती है। इसको हमें समझने की जरूरत है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी लाती है, बिल्कुल, और दुनिया के अंदर आपका वेटेज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है तो आपकी फॉरेन पॉलिसी इससे मुतासिर होती है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी थी अफगानिस्तान के अंदर, और जब अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस निकल रही थी तो उस वक्त पाकिस्तान को ये चाहिए था कि दुनिया के अंदर लिंक अप होता और उसका रिवार्ड ले, कैश करता। अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल बेनिफिशियरी बेनिफिट ना उठा सका बेनिफिशियरी, और मेरा ख्याल है पुलों से काफी पानी बह चुका है और इसके ऊपर अब काफी मेहनत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी इकोनॉमी जब तक स्टेबलाइज नहीं होती, और इकोनॉमी स्टेबलाइज उस वक्त तक नहीं होगी जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, और जियो पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा। अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है डॉक्टर साहब, बनना पड़ेगा। हमें उस रेस में, हम आर्म रेस में नहीं जा रहे, हम कोई मजामत करने नहीं जा रहे, हमारे कोई मनफी अजाइम नहीं है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स के बगैर हम कैसे रह सकते हैं डॉक्टर साहब? और एस्टेब्लिश्ड जियो पॉलिटिक्स। जी हाँ, 2014 से जो हमने मेहनत की, एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई, स्ट्रेटेजी बनाई पिछली रिजीम के अंदर,
हमने बताया कि हम जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाएंगे, जहां पे हम सीपैक को कामयाब करेंगे, हमने ब्रिज का रोल प्ले करना है रीजन के दरमियान। हाँ, तो वो मेरा ख्याल है कहीं हमारी जो इस वक्त तवज्जो है ना, मुझे लगता है वो थोड़ी सी हट गई है बिकॉज ऑफ आर इंटरनल पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले अगर इसको हम फोकस कर पाएँ, इसको स्टेबलाइज कर पाएँ, तो मेरा ख्याल है कि फिर आप देखेंगे कि हम दोबारा ट्रैक पर चले जाएंगे। पोलराइजेशन सोसाइटी में और टॉलरेंस का ना होना, थोड़ा सा एक्सट्रीम पे चले जाना अपने डिसीजंस में, अपने सियासी मफाद के लिए, इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है ओवरऑल? अगर हम देखें, अगर इसको आप मुख्तसरन बताएं, तो हम कहते हैं कि जी हमारी इकॉनमी को मुतासर करती है, फिर हमारी जियो पॉलिटिक्स का हम इस रीजन में जो हमारी अप्रोच है और जो हमारा टारगेट है वो हम उस तरह अचीव नहीं कर सकते, और इसके क्या खतरनाक नताइज मुरतब हो सकते हैं? डॉक्टर साहब, 3 वो वजूहात थी जिसकी वजह से जो यूरोपियन पावर्स थे वो कॉलोनाइज्ड पावर बने, उन्होंने कॉलोनीज बनाई। आप बरतानिया की मिसाल ले लें, उनके पास इकोनॉमिक पावर था, मिलिट्री पावर था, और उनकी पॉलिटिकल सोशल कोहेसिवनेस थी, पूरी सपोर्ट थी अवाम की। और जैसे ही वो वॉर्स के अंदर गए तो वो इकोनॉमिक पावर भी कम हो गई, मिलिट्री पावर भी कम हो गई, उसकी वजह से पॉलिटिकल कोहेसिवनेस डिस्टर्ब हो गई और वो कॉलोनीज को मेंटेन नहीं कर पाए। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा पावर जहाँ जहाँ जिसकी सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता था, वहाँ पे सोशो पॉलिटिकल कोहेसिवनेस की एब्सेंस की वजह से वो सुकड़ गया। और एक छोटी सी एक आप कह सकते हैं कि अब इस वक्त मेजर पावर्स में शायद उसको आप काउंट कर लें, लेकिन उसकी हैसियत यूरोपियन यूनियन के अंदर भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी जर्मनी और फ्रांस की है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान एक मिडिल रेंज पावर है, जहाँ पे सोशो पॉलिटिकल कोहेसिवनेस नहीं रहेगी, तो फिर आप समझते हैं कि उसकी ताकत तनज़्ज़ुली का शिकार होता है, उसका इन्फ्लुएंस कम होता है। तो मेरा ख्याल है हमें जो पोलराइजेशन की आपने बात की, पोलराइजेशन से बचने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए आई वुड से सारी पॉलिटिकल जो पार्टीज स्टेक होल्डर्स हैं, मेरा ख्याल है वो जिस तरह से आपको याद है कि वो एपीएस पे अटैक हुआ था, सारे इख्तलाफात को छोड़कर आप टेबल पर बैठ के कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और यूनानिमस हमने एक डिसीजन लिया। एंड आई वुड रिक्वेस्ट इमरान खान साहब पीटीआई को, चूंकि अवाम के अंदर सपोर्ट है, उनकी एक पावर है, तो बड़ापन का मुजाहरा करते हुए और मेरा ख्याल है इनिशिएटिव लें और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बिठा करें, एक कंसेंसस खतरात के बादल हम पे भी मंडला रहे हैं, वो बात एक अपनी तरफ। डॉक्टर साहब, देख के दिल खून के आंसू होता है, आप भी पढ़ाते हैं, उस्ताद भी हैं। $122 फी बैरल या पर बैरल से कीमतें कम होती हैं, 90 से भी बिलो जाती हैं, और अब मजीद रिड्यूस होते हुए, क्योंकि यूक्रेन और रूस वार के दरमियान छोटे छोटे सीज फायर से लेकर एक नजर आ रहा, एक जेस्चर दे रहे हैं। पाकिस्तान कहीं पे उस पर बेनिफिशियरी नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइसेस कम नहीं हो रही, पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट का वही हाल है, डॉलर की कदर भी गई, वो तो नीचे गया, डॉलर ऊपर चला गया। डॉक्टर साहब, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इस वक्त यूक्रेन और रूस के दरमियान जो तनाज़ा है, अब वो तनाज़े से गंदम और अनाज से फूड सिक्योरिटी, फिर अक़वाम मुत्तहिदा की उसकी तरजीहात, दुनिया किसी और डगर पे चल पड़ी है, हम किसी और डगर पे चल पड़े। खुदारा किसी किस्म की इंतहा पसंदी, हम सियासी इंतहा पसंदी को नहीं समझ पाए, हमने उसे भी समझना है। सोसाइटी में पोलराइजेशन का बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। ये तमाम तर मामलात को हम आगे भी ज़ेर बहस लाते रहेंगे। ओवर द फेंस से दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीक तक। डॉक्टर सजाद बुखारी को आपका देखने का बहुत शुक्रिया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।